बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने जा रहे हैं। कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक चल रहा है, सत्ता, शक्ति, सत्ता और वैधता, जिसमें हमने शक्ति के प्रकारों के बारे में पढ़ा, शक्ति के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी शक्ति के सिद्धांत पढ़े, सत्ता के विषय में थोड़ा भी जानकारी ली। आज हम सत्ता पालन के आधार के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। सत्ता पालन के आधार के विषय में सबसे पहला होता है विश्वास, ट्रस्ट, दूसरा होता है एकरूपता और तीसरा लोकहित और चौथा दबाव। इन चार आधार इसमें दिए गए हैं। देखिएगा, सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो है विश्वास, जिसे हम कहें ट्रस्ट। इसमें क्या होता है कि जो सत्ताधारी की, मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था नरेंद्र मोदी का, कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी है और विपक्ष जो है कितनी भी ताकत लगाएं, लेकिन सत्ता पक्ष में जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका विश्वास देश की जनता पर है। और जब जब उन्होंने नवाचारों का प्रयोग किया तब तब जनता जो है सामने आकर के वो सब काम करती जो देश का प्रधानमंत्री कहता है। और यही बात इसमें कही है कि सत्ताधारी के आदेशों की पालना उतनी ही सरलता से होगी, इसके लिए उसे शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने वही उदाहरण दिया था कि मोदी जी ने कहा कि आप बालकनी में खड़े होकर के थाली बजाएं, ताली बजाएं, और जनता ने किया। मोदी जी ने कहा दीपक जलाएं, और ऐसा लगा कि जैसे दिवाली आ गई हो। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है उसके लिए उनको मोदी जी को जो है वो चीज करवाने के लिए बल की आवश्यकता नहीं पड़ी, शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब आता है एकरूपता। विचारों और आदर्शों की एकरूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। देखिएगा, आपके थॉट्स, मेरे आदर्श, प्रिंसिपल्स जो है, मेरे आदर्श जो है, उन दोनों में समानता हो, उन दोनों में एकरूपता हो, सत्ता का महत्वपूर्ण आधार भी होता है। वैचारिक एकरूपता स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति पैदा कर देती है। जैसे किन्हीं मुद्दों को लेकर के यदि बात मुद्दे देश हित के आते हैं, देश हित के मुद्दों की बात करें तो देश हित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष में सभी सत्ता के निर्णयों पर सब एक रूप रहते हैं। जैसे कश्मीर में 370 धारा हटी, उस 370 धारा हटने में जो है वो देश जो है, देश ने उसको स्वीकार किया, या और भी अनेक फैसले थे जिनको देश ने स्वीकार किया। तो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से आज्ञा पालन की स्थिति पैदा करने की जरूरत नहीं होती, स्वतः ही वो आज्ञा पालन हो जाता है। इसी कारण राज्य व्यवस्थाएं उदारवाद, समाजवाद आदि विचारधाराओं का सहारा लेती है। इसके बाद आता है लोकहित। लोक कल्याण की भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। हम राज्य के अधिकांश कानूनों का पालन केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते, अपितु इसलिए करते हैं कि वे लोकहित को बढ़ावा देते हैं। जैसे देखिएगा, लोकहित का मतलब हम लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। लोकहित के कारण क्या होता है कि लोक कल्याण का सत्ता का महत्वपूर्ण इसलिए आधार होता है कि राज्य के अधिकांश कानून केवल इसलिए पालना नहीं करती है कि दंड शक्ति के दबाव में, अपितु इसलिए करते हैं कि इससे कि लोकहित को बढ़ावा मिलता है। जैसे मान लीजिए टैक्स जमा कराना, इससे कि लाभ मिलेगा। लोग जो है भय से तो होता ही है, लेकिन लाभ जो है कहीं ना कहीं लोकहित को बढ़ावा देने के लिए काम होता है, यातायात के नियमों का पालन करना। उसके बाद आता है प्रेशर, दबाव। अनेक बार दबाव और शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग होता है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर सत्ता अन्य आधारों पर क्रम कम प्रभाव होता है और जो दमन और दबाव की भाषा समझते हैं। बहुत सी बार ऐसे आंदोलन होते हैं, आरक्षण को लेकर के आंदोलन हुआ, या जैसे नए राज्य के निर्माण को लेकर के आंदोलन हुआ, भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण को लेकर के आंदोलन हुआ। इन आंदोलनों को दबाने के लिए दमन और दबाव की भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है काइंड्स ऑफ अथॉरिटी, सत्ता के रूप। सत्ता के रूप कौन कौन से हैं देखिएगा, कि सत्ता के जो है इसमें जो रूप बताए हैं वो इस तरीके से बताए हैं। इससे देखिएगा, सत्ता के मूलतः 3 रूप होते हैं। पहला रूप होता है परंपरागत, दूसरा होता है करिश्माई सत्ता। पहला होता है परंपरागत रूप और दूसरा होता है करिश्माई सत्ता, और तीसरा होता है कानूनी और तर्क संगत सत्ता। ये 3 रूप आपने यहाँ पढ़े हैं। मैं यदि बात करूं परंपरागत की, तो परंपराओं के आधार पर सत्ता का विभाजन। देखिएगा, इस सत्ता का आधार क्या होता है? जो हमारी परंपराएं चली आ रही है उनको पालन करना,
या यूं कहें कि इतिहास को फॉलो करना ही परंपरागत सत्ता में होती है। इसमें यह माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है, सत्ता उसी के पास बनी रहनी चाहिए। इस सत्ता में तर्क एवं बुद्धि संगतता का अभाव रहता है। घर में वृद्धजनों की सत्ता परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। जैसे हमारे यहाँ मुखिया के रूप में वृद्धों को चलती है, वृद्ध जो कहते हैं उन्हीं की बात चलती है, तो ये कहीं ना कहीं परंपरागत सत्ता का हम कहाँ से लाते हैं? जैसे मेरे संस्कार मेरे पिता से आए, मेरे पिता में जो दादाजी उनसे आए, और आने वाली जो पीढ़ी है उसमें संस्कारों का स्थानांतरण होता है, परंपराओं का स्थानांतरण होता है, और यही परंपराओं का स्थानांतरण कहीं ना कहीं परंपरागत सत्ता का उदाहरण होता है। उसके बाद आता है करिश्माई सत्ता। देखिएगा करिश्माई सत्ता में क्या होता है कि एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी छवि ऐसी बना लेता है कि वो एक जादुई प्रभाव छोड़ जाता है। जैसे अंग्रेजों से लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने बनाई, जैसे यूं कहें तो पाकिस्तान से युद्ध के विषय में इंदिरा गांधी की छवि रही, या सत्य के प्रयोग में अटल बिहारी वाजपेयी रहे, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी। एक करिश्माई लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी को जाना जाता है। चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, राहुल गांधी जी कैसे भी रहे, लेकिन विपक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को जाना जाता है। सत्ता पक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को एक करिश्माई सत्ता के रूप में जाना जाता है। देखिएगा कि सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों चमत्कारों पर आधारित है। इसमें जनता उस व्यक्ति के इशारे पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहती है। इस पर सत्ता का आधार भावनाएं होती है। जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं। आगे आता है कानूनी और तर्कसंगत सत्ता। इसका आधार पद होता है, व्यक्तित्व नहीं होता। जिसके पास लाठी है उसी की भैंस होती है। यहाँ भी यही है कि व्यक्तित्व नहीं है, उस पद में कानूनन जो सत्ता निहित है, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे एक विद्यालय में किसकी सत्ता होती है? शिक्षक की सत्ता। एक जिले में किसकी सत्ता होती है? कलेक्टर की सत्ता। एक देश में किसकी सत्ता होती है? प्रधानमंत्री की सत्ता। अभिप्राय यही है कि एक पद जो होता है वो अपनी एक ताकत रखता है, अपना एक वर्चस्व रखता है, उसी के आधार पर काम होता है। यदि कानूनी सत्ता का प्रयोग कर रहा है तो उस व्यक्तित्व चमत्कारी हो तब वह ऐसे भी सत्ता का प्रयोग कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री में कानूनन समान सत्ता निहित होती है, लेकिन उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति के गुणों का आधार पर प्रयोग की सीमाएं अलग अलग दिखती है। जैसे एक आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, देखो विशेष पंक्ति है और ध्यान से सुनिएगा कि आपके इन 20 सालों के इतिहास में ये जो हुआ ये बिल्कुल करिश्माई सत्ता का ही एक तरीके से कानूनी और तर्कसंगत सत्ता का प्रयोग था कि प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने, कानूनन समान सत्ता निहित है, अपने बल का प्रयोग समान कर सकता है, लेकिन उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के गुणों के आधार पर प्रयोग की सीमाएं अलग अलग है। उदाहरण के रूप में आप मनमोहन सिंह को देखते हैं तो मोहन सिंह के रूप में देखते हैं, चुप रहते हैं, मौन रहते हैं तो लोग उनको मनमोहन के बजाय मोहन कहकर के संबोधित करते हैं। नरेंद्र मोदी आते तो वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो दोनों का कहीं उस सत्ता पर बैठने वाले के गुण पर ही डिपेंड करता है कि वो उसका आधार कैसा है। पेपर ने स्वीकार किया कि इनमें से किसी भी प्रकार की सत्ता शुद्ध रूप से देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार सत्ता के बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन प्रत्येक समाज सत्ता के ऊपर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है जिससे कि सत्ता का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता। सत्ता को देश के संवैधानिक कानूनों तथा वहाँ की संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं, नैतिक अवधारणाओं आदि के सापेक्ष रहकर ही कार्य करना पड़ता है। कहा कि सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं अपने मनमाना प्रयोग नहीं कर सकती। सत्ता अपने मन से कोई भी काम, अपने मनमाने ढंग से कोई काम नहीं कर सकती, कोई देश के अलग से कोई निर्माण नहीं कर सकती। सत्ता को देश के संवैधानिक जो कानून है, हमारे संविधान ने जो कानून बनाए उन कानूनों के आधार पर देश की संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और नैतिक अवधारणाओं की सुरक्षा करना की जिम्मेदारी है और उसी के आधार पर उन्हें काम करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं वैधता। वैधता क्या है? इस शब्द की उत्पत्ति यदि हम पढ़ें तो लेगिटिमस नाम से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है लॉफुल।
फुल, लोक फुल का मतलब होता है वैधानिक, नियम से बंधा हुआ, या यूं कहूं कि वैधता जो है उसका औचित्यपूर्ण लंबा इतिहास रहा है। पॉलिटिकल के बहुत अच्छे विचारक रहे जिसका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा और अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासक वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया। इससे पूर्व भारतीय दर्शन में भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। आप यदि बात करते हैं वैधता की तो कहीं न कहीं मनु, स्मृति और कौटिल्य जैसे विद्वानों ने अर्थशास्त्र में राजा स्वामी को सभी अधिकार और कुछ कर्तव्यों के निर्वहन करने की सत्ता साथ प्रदान किए गए हैं और प्रजा पालन और जन कल्याण को उनके मूल कर्तव्य के रूप में पहचान दी है। समय की बात है, प्राचीनतम समावेश की बात है कि मध्यकाल की बात करें, तो मध्यकाल में जो राज्य की उत्पत्ति थी वो देवी सिद्धांत के आधार पर हुई और राज्य की वैधता का आधार माना गया। तीसरी बात करें तो पाश्चात्य संस्कृति में हॉब्स, लॉक और रूसो ने देवी शक्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य की वैधता का आधार माना कि राजा जो है वो देवी शक्ति के आधार पर न होकर के, देवी उत्पत्ति के आधार पर न होकर के। देखिएगा, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जब भविष्य में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा। तो लोग कहेंगे जैसे चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लोग कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अग्निकुंड से नहीं, ये सूर्यवंशी है, उनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है। तो ये जो देवी उत्पत्ति का आधार था ये हॉब्स, लॉक और रूसो ने नहीं माना। इन्होंने इनकी सहमति को इसका आधार नहीं माना है। इन्होंने क्या माना? आधुनिक लोकतंत्री शासन में जनता की सहभागिता को राज्य की वैधता का प्रमाण माना है। वास्तव में वैधता उस कारण की ओर इशारा करती है जिन कारणों से हम किसी भी सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ उस सहमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो वो व्यवस्था अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं आती, क्योंकि लोग यदि उसको स्वीकार करेंगे तभी ऐसा काम होगा। जैसे मतदान, जनमत, संचार के साधन, राष्ट्रवाद वे साधन है जिनके माध्यम से वैधता को प्राप्त किया जाता है। जैसे मतदान हो सकता है, बहुत सी बार अलग होता है कि विपक्ष जो होता है यदि चुनाव जीत जाता है तो ईवीएम को बहुत अच्छा बताता है, चुनाव हार जाता है तो ईवीएम खराबी की घटनाओं को अवलोकन करने लगता है। संपूर्ण देश में आम आदमी पार्टी जो थी, जो काफी चर्चा में रही, उन्होंने कहा कि ईवीएम जो है उन मशीनों से चुनाव जो है उनको हैक कर दिया जाता है ईवीएम मशीनों के माध्यम से। लेकिन जब दिल्ली में चुनाव हुआ वो जीत करके आया तो उस समय ईवीएम को उन्होंने सही बताया। तो ये अलग अलग विचार हो सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि वैधता ग्रीन के अनुसार, वैधता ग्रीन के इस कथन को सिद्ध करती है कि इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा किसकी है? ग्रीन के द्वारा। ग्रीन ने वैधता की परिभाषा देते हुए कहा कि इच्छा न कि बल राज्य का आधार होती है। इच्छा राज्य का आधार होती है, बल राज्य का आधार नहीं होता। वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। शक्ति और सत्ता को जोड़ने का भाग ही वैधता है। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वैधता के आधार पर वह लोगों के हृदय पर शासन करता है। आज हमने वैधता का ये भाग पढ़ा और आगे एक कुछ हिस्सा और है, शायद याद देखते हैं। शेष हम जो है वो कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।